लाइव सर वहीं से करेंगे आप? ओके, और ऑफ कैसे करनी है? एंड अपने आप दरवाजा भी बंद कर दो। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ मनीष कुमार और मैं आपको पढ़ाऊंगा करंट अफेयर्स, ठीक है, और साथ में जियोग्राफी। अभी हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मई महीने का करंट अफेयर 1 से 15 मई तक का, ठीक है। इसमें भी और बैचेज में भी मैं इसको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन काफ़ी लंबा है तो ये 2 लेक्चर में कंप्लीट होगा, ठीक है। तो अभी हम फर्स्ट न्यूज़ शुरू करते हैं। शीट्स मैंने आपको दे दी हैं। तो देखो, सबसे पहले जो हमारा करंट अफेयर है, सुनना ध्यान से, जो हमारा करंट अफेयर है जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, 4 से 5 सोर्सेज को मैं फॉलो करता हूँ और वहाँ से आपके लिए करंट अफेयर प्रिपेयर करता हूँ, ठीक है जी। और जितना भी करंट अफेयर है यहाँ पे जो मैं आपको पढ़ाऊँगा वो आपने वैसे ही फॉलो करना है, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फैक्ट्स उससे रिलेटेड बताऊँगा, ठीक है बात। लेकिन साथ में आपको डेली एक न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना है, चाहे हिंदी का हो या इंग्लिश का हो। हॉनेस्टली बताना कौन कौन न्यूज़पेपर पढ़ता है? हॉनेस्टली, गुड, ठीक है। और साथ में एक मैगज़ीन भी पढ़नी है मंथली, जो भी आपको अच्छी लगे। ज्ञानम एक अच्छी मैगज़ीन है। जो चाहता है कि मैंने कॉन्सेप्ट भी पढ़ने हैं वो क्रॉनिकल पढ़ सकता है, वो योजना एक मैगज़ीन आती है उसको पढ़ सकता है, कुरुक्षेत्रा नाम की मैगज़ीन आती है, या प्रतियोगिता दर्पण आती है। मतलब जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं वो मैगज़ीन पढ़ सकते हैं, ठीक है बात। करंट अफेयर बहुत वास्ट सब्जेक्ट होता है, बहुत, यानी कि जो आप पढ़ते हो ना स्टैटिक में, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, मिससेलेनियस, उन सब का सब कुछ करंट अफेयर में आता है। तो आप सोचिए कि करंट अफेयर कितना वास्ट होता है, ठीक है बात। तो यहाँ पे जो हम करंट अफेयर पढ़ेंगे, हो सकता है आपके एग्जाम में, जैसे मान लो करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से 4 या 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से आ जाएं। लेकिन मैं हॉनेस्टली कह रहा हूँ, करंट अफेयर इतना वास्ट है कि हो सकता है आपको यहाँ से क्वेश्चन ही ना आए, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है, सीमा नहीं है। जैसे स्टैटिक जीके की होती है, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी की, ये लिमिटलेस है। लेकिन फिर भी जितना हो सके आपके लिए मैंने उस हिसाब से इसको प्रिपेयर किया। फिर भी आपने न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है, सब ने। न्यूज़पेपर से आपकी पर्सनैलिटी में सुधार आता है, बातचीत करने का तरीका, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है न्यूज़पेपर पढ़ने से, ठीक है। और साथ में जो एक मैगजीन है उसको भी फॉलो करना है। तो आज का जो हमारा करंट अफेयर है उसमें हम नेशनल अफेयर पढ़ेंगे। मतलब इसको कैटेगराइज किया है न्यूज़ को ऐसे कि नेशनल में क्या हुआ, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे क्या हुआ, अवार्ड्स किसको मिले, अपॉइंटमेंट किसको मिली, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है वो अलग से है, बैंकिंग से रिलेटेड बिल्कुल अलग से है, ठीक है। तो इसको कैटेगराइज किया है, बाकी जो न्यूज़ है वो वैसे ही चलती है। तो शुरू करें। तो सबसे पहले देखिए, प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट्स 91 FM रेडियो ट्रांसमीटर टू बेनिफिट बॉर्डर एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। अब ये जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ से आपके लिए एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला, जो न्यूज़ आई है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट हमारा क्या है? सुना आपने एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट के बारे में? एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में सुना है? यस नो? नहीं। एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम है जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आई। कब? 2018 में। ये इंफॉर्मेशन आपने नोट कर लेनी है अपने उस पर। 2018 में हमारा जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई। और इस प्रोग्राम में एस्पायर करना, एस्पायर वर्ड तो आपने सुना होगा। एस्पायर करना क्या होता है? एस्पायर यानी आगे बढ़ना। एस्पायरेशनल जो डिस्ट्रिक्ट हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये वो डिस्ट्रिक्ट हैं जो डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, इन सब के मामले में पिछड़े हुए थे। यानी कोई भी डिस्ट्रिक्ट, जो 115 डिस्ट्रिक्ट इन्होंने नोटिफाई किए, कोई भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं था जो इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ के बारे में काफ़ी आगे निकला। तो जो पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट थे, यानी जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई थी, उनका विकास करने के लिए एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट का नाम रखा गया और उनके उत्थान के लिए काम किया गया। तो 2018 में कितने डिस्ट्रिक्ट नोटिफाई किए थे पूरे इंडिया में? आज की डेट में इसमें 112 डिस्ट्रिक्ट हैं।
क्योंकि 3 डिस्ट्रिक्ट थे जो इसमें से निकल गए, यानी उनकी डेवलपमेंट सब कुछ दी बेस्ट हो गया, इनका विकास करना था। तो 115 में से कितने का हो गया? 3 का। अभी भी कितने और बचते हैं? अब देखो, अगर आपका स्टेट का एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करो, अगर एसएससी बैंकिंग है फिर तो जरूरत नहीं है सेंटर के एग्जाम के लिए। अगर आप अपना कोई स्टेट है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्टेट में इस एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट में से कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। जैसे मैं हिमाचल प्रदेश से हूं, हिमाचल प्रदेश में टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं 12। कितने हैं? उन 12 में से सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, उसका नाम है चंबा डिस्ट्रिक्ट। कौन सा है? चंबा। तो आपकी जो आपकी स्टेट है, हरियाणा, पंजाब, जो भी, आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्टेट से कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। चलें आगे। सेकेंड, एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्चेज मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर एट दिल्ली हट। इस न्यूज का पर्पज ये है, मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर। मिलेट्स क्या होती हैं? मोटा अनाज होता है ना, जो दालें वगैरह। तो मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर खोलने का एक ही मोटिव था, एक ही पर्पज था कि जो हमारे किसान है, फार्मर हैं, हम उनको प्रमोट करें कि हाँ जी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करो, और एक मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर उनके लिए खोला गया। और जो हमारी पॉपुलेशन है देश की, वो भी अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हुए सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को मतलब उन्होंने मोटिवेट किया है जिसके लिए कि आप इसका यूज ज़्यादा से ज़्यादा करो, तो क्या चीज़ है? मिलेट्स, मोटा अनाज। क्योंकि आजकल वो मैगी का ट्रेंड है ना, तो मैगी को ख़त्म करके क्या? मिलेट्स। उससे फार्मर के लिए भी और आपकी हेल्थ के लिए भी दी बेस्ट। इसीलिए मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर कहाँ खोला गया? दिल्ली हट में। क्लियर है बात? चलें आगे। नेक्स्ट, इंडियन आर्मी इंडक्ट फर्स्ट वुमेन ऑफिसर्स इनटू रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी। आर्टिलरी क्या होता है? तोप खाने होते हैं ना, जहां तोपें वगैरह बनती हैं, वो आर्टिलरी। तो ये पेपर का क्वेश्चन यहां से कैसे बनेगा? अच्छा, एक बात और, करंट अफेयर्स को क्या लर्न करना है, क्या नहीं करना है, धीरे धीरे आप सीख जाओगे। जैसे एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम कब आया? 18 में। आज की डेट में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 112। ये लर्न करने की चीज़ और आपको याद भी होनी चाहिए। लेकिन आर्टिलरी की रेजिमेंट में पहली बार वुमेन्स को डाला गया है, ठीक है। पर ये आपने अब इसमें जो थी 5 वुमेन्स को डाला गया। अब इन 5 के नाम याद नहीं करने। आपने क्या करना है, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से इसको देख लो, घर जाके रिवाइज करो, फिर उसके बाद 1 हफ्ते बाद फिर से रिवीजन करो, 15 दिन बाद फिर रिवीजन करो, 1 महीने बाद फिर से रिवाइज करो। उसके बाद जब आपका पेपर आता है ना, उस टाइम पे इनको देखना है। पर इन 5 के नाम याद नहीं करने। समझ गए बात को? जो मैंने कहा ना आपको कि अभी आपने पढ़ा, इसके बाद इसको घर जाके क्या करना है आज ही, फिर कब करना है, फिर कब करना है, फिर कब करना है, क्योंकि अभी जो क्लास में सबसे इंटेलिजेंट होगा उसकी समझ में कितना आएगा। आज घर जाके रिवाइज करेंगे तो कितना रहेगा, हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद। मेरे कहने का मतलब, जब भी आपने कुछ नया पढ़ना है ना, तो पुराना जरूर एक बार देखना है 10-15 मिनट्स के लिए, ताकि आपकी जो मेमोरी है उसमें वो बना रहे। अगर आपने आज ये पढ़ा, घर जाके रिवाइज नहीं किया, तो कल कितना रह जाएगा, हफ्ते बाद कितना रह जाएगा, 15 दिन बाद, और महीने बाद कितना बचेगा, 20%, जिसका कोई यूज नहीं है, यूजलेस। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपने रिवाइज इसको करना है, ठीक है। रिवाइज करने का यही मेथड है। और आपकी स्टडी का ऐसे भी सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट, वो क्या है, रिवीजन, 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 ठीक है। तो जो 5 हैं वुमेन्स, वो कौन कौन है, महक सैनी, साक्षी दुबे, अदिति यादव, पैस मुदगिल और आकांक्षा, ठीक है। तो इनके आपको नाम याद नहीं करने, सिर्फ एक बार देख लो पेपर से पहले, एक बार फिर से इनको रिवाइज करना है। तो पहली बार वुमेन्स को कहां डाला गया, आर्टिलरी की रेजिमेंट में। नेक्स्ट, अंजी खड ब्रिज फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज इन इंडिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला ये रेल का ब्रिज है जो कैसा है, वैसे जो ब्रिज बनते हैं ना पुल, उनको पिलर लगाते हैं ना नीचे से, आपने देखा होगा। ये पहला रेल का ब्रिज है जिसमें पिलर नहीं है, केबल पे ही इसको स्टे किया है। केबल वायर्स होती है ना, उन पे ही स्टे किया है पूरे के पूरे ब्रिज को,
तो पेपर का पहला क्वेश्चन कि रेल का पहला केबल ब्रिज कहां बना? अंजी खड्ड पे। यहां से बनेगा कि अंजी खड्ड है कहां? तो आंसर जम्मू एंड कश्मीर। ये जो अंजी खड्ड है किस किस को कनेक्ट करेगी? तो अपनी शीट्स पे देखिए, कनेक्ट करेगी कटरा को रेसी डिस्ट्रिक्ट से। अंडरलाइन कर लेना इस इंफॉर्मेशन को। कटरा को किससे कनेक्ट करेगी? रेसी डिस्ट्रिक्ट से। आगे बात समझ? इंपॉर्टेंट चीज ये थी आपके पेपर के लिए। तो क्वेश्चन बनेगा रेल का पहला केबल स्टेट ब्रिज कौन सी खड्ड पे, कहां पे, किसको कनेक्ट करेगा? कटरा को रेसी डिस्ट्रिक्ट से। क्लियर हो रही है बातें? नेक्स्ट, इंडिया टू ज्वाइन इंटरनेशनल क्लाइमेट एक्शन इन सिविल एविएशन फ्रॉम 2027। जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो क्लाइमेट का पूरा एक चैप्टर आएगा जिसमें हम देखेंगे क्लाइमेट क्या है, वेदर क्या है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आइनोस्फियर, डिटेल में पढ़ेंगे। पूरा 1 घंटे का लेक्चर है। अभी सिर्फ आप करंट अफेयर में इतना याद कर लो कि 2027 में इंडिया किसको ज्वाइन करेगा? इंटरनेशनल क्लाइमेट एक्शन को। कौन सी कैटेगरी में? सिविल एविएशन में। डेट याद रखना 2027। अब समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा है कि याद क्या करना है क्या नहीं करना है। 2027 आपको बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए, लेकिन वो 5 लड़कियों के नाम मैटर नहीं करते। जब पेपर आएगा उस टाइम पे देखेंगे। चलें आगे। यूनिफाइड पोर्टल CU चयन लॉन्च्ड बाय UGC फॉर फैकल्टी रिक्रूटमेंट। पहला क्वेश्चन आएगा कि CU चयन, चयन एक हिंदी का वर्ड है, इंग्लिश में होता है सिलेक्शन, ठीक है, कि CU यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, ये पोर्टल किसने लॉन्च किया? आंसर किस काम के लिए? फैकल्टी की रिक्रूटमेंट के लिए। UGC कब बना? 1956 में। व्हाट इज UGC? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। 1956 में बना। उसी ने ही खोला क्या? एक CU चयन का पोर्टल जो किसके काम के लिए है? टीचर्स की रिक्रूटमेंट के लिए। क्लियर हो रही है बातें? आगे, शांति निकेतन इन टेंटेटिव लिस्ट फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। सबसे पहले यहां पे पढ़ने की बात, ये नाम सुना? व्हाट इज दिस? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। यूनेस्को कब बना? बहुत इंपॉर्टेंट, कब बना? 1945। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पे है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस। कहां हुआ? फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। तो यूनेस्को देखो नाम ही बता रहा है, किसका ऑर्गन है? यूनाइटेड नेशन का। किससे रिलेटेड? एजुकेशन एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को जो है वर्ल्ड हेरिटेज, सामने देखो सभी, यूनेस्को जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का स्टेटस देता है हर कंट्री में। हमारी कंट्री में, इंडिया में, वर्ल्ड हेरिटेज की जो लिस्ट है, यूनेस्को ने यहाँ पे कुछ साइट्स डेजिग्नेट की हैं। वो कितनी साइट्स हैं आज की डेट में टोटल? पेपर का क्वेश्चन है। यूनेस्को की साइट में इंडिया से कितनी साइट्स हैं? इन 40 को कैसे क्लासिफाई किया है? 32, 7, 1, कितनी होगी टोटल? 40। 32 जो इंडिया में साइट्स हैं वो कैसी हैं? जो 7 साइट्स हैं वो कैसी हैं? कैसी हैं? और जो एक है वो कैसी है? मिक्स्ड। किस किस का मिक्स? कल्चर का। और इस एक का नाम बताओ। हमारे देश में यूनेस्को की एक ही साइट है जो मिक्स है, उसका नाम कंचनजंगा। क्या नाम है? कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट है। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? कहाँ है? सिक्किम में। तो पहली बात सामने देखिए, यूनेस्को की इंडिया में कुछ साइट्स हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आती हैं। कितनी है टोटल? 32, 7, 1, उसका नाम कहाँ हुई? अब ये क्या है? शांति निकेतन इन, ये क्या होती है?
टेंटेटिव लिस्ट होती है जो एक्सपोज्ड टू बी, यानी आने वाले टाइम में जब यूनेस्को बोलेगा कि हाँ जी आप हमें नॉमिनेशन के लिए अपनी देश से साइट्स बताओ किस किस को रखें, तो यूनेस्को ने पहली एक टेंटेटिव लिस्ट दी हुई है, उन्हीं में से हम किसी न किसी साइट को बोलेंगे कि आप इसको या इसको बना दो। ठीक है, तो शांति निकेतन 40 में आएगी? नहीं, 40 वो हैं जिनको स्टेटस मिल चुका है, जो शांति निकेतन और टेंटेटिव लिस्ट में है। आने वाले टाइम में हम इसको नॉमिनेट कर सकते हैं कि यूनेस्को का इसको भी स्टेटस दे दिया जाए। ठीक है बात। तो जो शांति निकेतन है ये है वेस्ट बंगाल में। रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सुना? कौन है जिन्होंने हमारा नेशनल एंथम लिखा है? और किसका नेशनल एंथम लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने? बांग्लादेश का। क्या है उसके लिरिक्स? अमर सोनार बांग्ला। पेपर में पूछा था ये क्वेश्चन भी कि उस पर्सन का नाम बताओ जिन्होंने 2 कंट्रियों का नेशनल एंथम लिखा, इंडिया और बांग्लादेश। रविंद्रनाथ टैगोर। हमारा है जन गण मन और बांग्लादेश का है अमर सोनार बांग्ला। ऐसे ही है। तो रविंद्रनाथ टैगोर के जो पिता थे देवेंद्र नाथ टैगोर, इन्होंने इसकी स्थापना की थी और बाद में जाके ये क्या बन गई थी? कौन? शांति निकेतन। और शांति निकेतन है कहाँ? कौन से डिस्ट्रिक्ट में? बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है बात। तो पूछेंगे कि इंडिया में यूनेस्को की टोटल साइट्स कितनी हैं? शांति निकेतन को कौन सी कैटेगरी में डाला? टेंटेटिव। और टेंटेटिव वाली कितनी साइट हैं? होगी बात क्लियर? अंडरलाइन कर लीजिए अपने पास, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। फिफ्टी 52 टेंटेटिव में, और ये जो मैंने लिखा है इसको लिख लेना 32 कल्चरल, 7 नेचुरल, 1 मिक्स। चलें आगे, समझ में आ रहा है? आगे, इंडियाज फर्स्ट अंडर सी टनल नियर कंप्लीशन मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट। अब देखो, इंडिया की पहली ऐसी टनल जो किसके नीचे बनेगी? समुद्र के नीचे। अभी बनी नहीं है, पेपर में भी क्वेश्चन आएगा नहीं, जब कंप्लीट हो जाएगी तब यहां से क्वेश्चन बनेगा। लेकिन आपके दिमाग में डालने को कि इंडिया में कुछ ऐसा भी चल रहा है, इसलिए न्यूज उठाइए। और कहां पे? इमेजिन करो, समुद्र के नीचे टनल इंडिया में बनने जा रही है। ठीक है, बाकी बातें इसकी बाद में जब ये कंप्लीट हो जाए। बीहन मेला ऑफ कौंध ट्राइब इतना इंपॉर्टेंट है कि जितना मर्जी लिख लो, इंपॉर्टेंट के आगे वेरी वेरी। पहली बात, एक कौंध ट्राइब कहां की है? कहां की है? तो बीहन मेला कहां सेलिब्रेट हुआ? कौन सी ट्राइब ने किया? व्हाट इज बीहन? बीहन सुना आपने? क्या चीज है? किसको कहते हैं बीहन? सीड्स को। बीज होते हैं ना। क्या होता है, सामने देखिए, हमारे देश में आज की डेट में क्या है कि जितने भी, जैसे हमारे पूर्वज थे ना, ये बुजुर्ग थे घर में, वो क्या करते थे, मक्की बीजनी, गेहूं बीजना, चन, जो मर्जी बीजना हो, वो उसका बीज रख लेते थे नेक्स्ट ईयर के लिए, और नेक्स्ट ईयर उन खेतों में उसी बीज को बीजते थे। जिसकी फसल बहुत अच्छी होती थी ना, उसे बीज लेते थे ताकि हम उसको रख लें और अपने खेतों में नेक्स्ट टाइम बीजें। अब देश में आ गई हैं हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स। इस साल आप खेत में उनको बीज दो, उसका सीड रखो अगले साल को। प्रोडक्टिविटी या तो होगी नहीं, और अगर होगी तो बहुत कम होगी। तो अब ये जो बीज की परंपरा थी ना, वो खत्म हो रही थी देश में। तो बीहन मेला सीड से रिलेटेड जो किसने सेलिब्रेट किया? उड़ीसा में किसने? कौंध ट्राइब ने। उनका एक ही मोटिव था, टू प्रमोट रिवाइवल ऑफ इंडिजीनियस फार्मिंग, कि जो देश में होता आ रहा था उसमें काम करो, ये जो बाहर की कंपनियां कर रही हैं उनको रहने दो, हाई यील्डिंग वैरायटीज। क्लियर होगी बात? तो पेपर में पूछ सकते हैं बीहन मेला कहां सेलिब्रेट हुआ या कौंध ट्राइब कहां की है? तो कहां की है? चले आगे। सुप्रीम कोर्ट यूजेस आर्टिकल 142 फॉर स्पीडी डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। हमें कुछ नहीं लेना देना किसका डाइवोर्स चला है, किसका नहीं चला है। ठीक है, सिर्फ हमारे एग्जाम के लिए क्या जरूरी है? आर्टिकल 142। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना ना
तो जैसे आपकी बुक होती है उसमें कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ चैप्टर होते हैं, तो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में भी पार्ट्स हैं, शेड्यूल हैं और आर्टिकल्स हैं। कितने आर्टिकल हैं टोटल? शुरू में कितने थे? देश का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कितने आर्टिकल्स थे? आज की डेट में कितने हैं? 448 प्लस 448 से ज्यादा। ठीक है जी। तो एक आर्टिकल नंबर कौन सा किसने यूज किया? पेपर में पूछ सकते हैं आर्टिकल 142। तो आर्टिकल 142 क्या कहता है? एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर्स एज टू डिस्कवरी एक्सेट्रा। सुप्रीम कोर्ट ने, अगर हमारे देश में ना लंबे चलते हैं डाइवोर्सेस के केसेस, तो कहा कि जल्दी से अगर म्यूचुअली वो आपस में कंसेंट है उनकी तो जल्दी कर दो। कौन सा आर्टिकल यूज किया? तो आपको ये लर्न होना चाहिए, एनफोर्समेंट ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर्स एज टू डिस्कवरी एंड एक्सेट्रा। ठीक है, सिर्फ आर्टिकल याद करना है और कुछ नहीं। चले आगे। फिर ये भी बहुत जरूरी है, आर्टिकल 355 इम्पोज्ड इन मणिपुर। सबसे पहली बात आएगी कि मणिपुर में कौन सा आर्टिकल लगाया? तो कौन सा लगाया? क्यों लगाया? मणिपुर में एक कम्युनिटी थी। कौन सी कम्युनिटी? मेती कम्युनिटी। पेपर का क्वेश्चन है, मेती कम्युनिटी कौन सी स्टेट की है? आंसर, तो जो मणिपुर की मेती कम्युनिटी है, सुनना, ये जो मेती कम्युनिटी है, हाई कोर्ट ने कह दिया वहां के किनको कौन से स्टेटस दे दो? एसटी, शेड्यूल ट्राइब। स्टेटस होता है ना, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी या एसटी। कोई भी कैटेगरी है, एससी, एसटी, ओबीसी, उसको कैटेगरी को डेजिग्नेट करने का किसके पास होती है पावर? किसी भी कैटेगरी को क्लासिफाई करना है कि ओबीसी है कि नहीं, एसटी है कि नहीं, एससी है कि नहीं, किसके पास है पावर? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है। और यहां पे किसने कर दिया? हाई कोर्ट ने। मणिपुर की एक कम्युनिटी, कौन से वाली, कौन सा स्टेटस दे दिया? और वहां के जो एसटी के लोग थे ऑलरेडी वो भड़क गए कि ऐसा कैसे हुआ, हमारा सब कुछ कम हो जाएगा, कैसे नौकरियां लगेंगी, जो भी इशू रहा होगा, बहुत सारी बातें हुई। और सरकार ने वहां क्या इंपोज कर दिया? आर्टिकल 300। अब आपने सुना होगा, ये सुने आर्टिकल? बताओ ये कौन सा आर्टिकल है? नेशनल इमरजेंसी। ये कौन सा आर्टिकल है? जोर से। प्रेसिडेंट रूल। ये कौन सा आर्टिकल है? फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश में कितनी बार लगी? एक भी बार नहीं, और भगवान करे लगे भी ना। अगर ये लगी ना तो पैसा, खाना पीना, घूमना फिरना सब बंद। फाइनेंशियल इमरजेंसी में सबकी सैलरियां डिडक्ट होती हैं, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, जो मर्जी हो। ठीक है, पर हमारे देश में 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे, फिर एलपीजी आए थे ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो इकोनॉमिक क्राइसिस जरूर आए हमारे देश में, लेकिन क्या नहीं लगी? कौन सा आर्टिकल है? 356 कौन सा आर्टिकल है? ये लगता है स्टेटों में। आज की डेट में इंडिया में 28 स्टेट्स है ना, वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगता है। और इस प्रेसिडेंट रूल का हमेशा क्या हुआ? हमेशा क्या हुआ? मिसयूज। क्यों? अगर सेंटर में है बीजेपी की सरकार, स्टेट में है कांग्रेस की सरकार, तो अगर अपोजिशन की सरकारें तो सेंटर वाले गिरा देते थे स्टेट की सरकारों को, और इसका क्या करते थे? और देखो 100 से ज्यादा बार यूज किया। देश आजाद हुआ 75 में, 1947 में। आजादी को 75 साल हो गए। कितनी बार यूज किया इस आर्टिकल का? 100 से ज्यादा बार। यानी क्या किया गया इसका? तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, भीमराव अंबेडकर हमारे देश के चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उन्होंने उसी टाइम पे बोल दिया था कि तुम 356 को क्या समझ लेना? क्या समझ लेना? कि ये है ही नहीं, क्योंकि उनको पता था कि सारे लोग इसका क्या करेंगे। आई बातें समझ? 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी एक भी बार नहीं लगी, लेकिन जो प्रेसिडेंट रूल है 100 से ज्यादा बार लगा, जिसका मिसयूज किया गया।
जब इसका मिसयूज किया तो उन्होंने उसी टाइम कह दिया था कि तुम इसको क्या समझना। तो पेपर में सीधा क्वेश्चन बनता है कि डेड लेटर कौन सा आर्टिकल है, कौन सा है, और किसने कहा था इसको डेड लेटर। नेशनल इमरजेंसी का नाम सुना, कितनी बार लगी देश में, 3 बार। देश में 3 बार लगी नेशनल इमरजेंसी, 1962 से कंटिन्यू चली 68 तक, 1971 और 1975। 1962 से 68 तक जब चली तो 62 में किसके साथ हमारा वॉर हुआ था, चाइना के साथ। 65 में किसके साथ हो गया, और ये कंटिन्यू रही 6 साल, यही बात है। 71 में किसके साथ वॉर हुआ अगेन, और किसका कौन सी कंट्री थी आजाद हुई फिर, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान था, वो आजाद हो गया। और एक 1975 में क्यों लगी, इंटरनल डिस्टरबेंसेस। 1975 में देश की प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी इंदिरा गांधी, कौन थी, और प्रेसिडेंट हुआ करते थे फखरुद्दीन अली अहमद, कौन थे, और लगा दी देश में इंटरनल डिस्टरबेंसेस की वजह से क्या, नेशनल इमरजेंसी। अब अग्निवीर एक स्कीम आई थी, ठीक है, कि फौज में भर्ती करने कितने सालों के लिए, 4 सालों। सारे स्टूडेंट्स जितने भी थे, पेरेंट्स, ये वो हर जगह सड़कों पे आगे, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान किया। तो इंटरनल डिस्टरबेंस हुई देश में कि नहीं हुई। फिर मोदी जी अगर वो लगा देते इमरजेंसी तो ठीक बात थी कि गलत। अगर मोदी जी फिर नेशनल इमरजेंसी लगा देते तो ठीक बात थी कि गलत, गलत। अगर मोदी जी नेशनल इमरजेंसी लगा देते तो गलत बात थी, क्योंकि जो अग्निवीर था लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, तो डिस्टरबेंस तो होनी थी। तो अगर देश के अंदर इंटरनल डिस्टरबेंस होती है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप क्या लगा दो। इसलिए ये जो इंटरनल डिस्टरबेंस है, इस वर्ड को रिप्लेस कर दिया, कौन से वर्ड से, आर्म्ड रिवेलियन। कौन से वर्ड से, अब देखो इंटरनल डिस्टरबेंस वर्ड को रिप्लेस किया आर्म्ड रिवेलियन से। कॉन्स्टिट्यूशन में नया कुछ डालना हो, पुराना कुछ निकालना हो तो क्या करते हैं, अमेंडमेंट। कौन से नंबर की अमेंडमेंट थी, पेपर का क्वेश्चन, 44th अमेंडमेंट 1978। क्लियर होगी ये वाली बात भी। तो नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगी, प्रेसिडेंट रूल का मिसयूज हुआ जिसको डेड लेटर कहते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी एक भी बार नहीं लगी। मणिपुर में 355 आर्टिकल इंपोज किया, क्यों, क्योंकि वहां इंटरनल डिस्टरबेंस हो गई थी। मेटी कम्युनिटी को एसटी स्टेटस दे दिया था। पेपर में क्वेश्चन बनेगा मेटी कम्युनिटी कहाँ की है, तो कहाँ की है, तो वहां पे कौन सा आर्टिकल लगा, ए भी लगा सकती थी सरकार, कौन सा, 356। और पेपर में ऑप्शन पक्का होगी 356 भी, तो 356 नहीं लगा, वहां कौन सा लगा, 355 बोलता है आर्टिकल 355 बोलता है यूनियन गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट इन इंडिया अगेंस्ट एक्सटर्नल अग्रेशन एंड, बोले उनको प्रोटेक्ट करो अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है। सीधे क्या नहीं लगाना है, प्रेसिडेंट रूल। क्लियर होगी बात, अंडरलाइन कर लीजिए अपनी शीट पे। आगे चलें। ऑल इंडिया रेडियो टू बी रीनेम्ड आकाशवाणी। ऑल इंडिया, वैसे आकाशवाणी इसको ऐसे भी कहते थे, ठीक है, लेकिन अब ऑल इंडिया रेडियो को ऑफिशियली क्या कहा गया, अंडरलाइन कर लीजिए, प्रसार भारती एक्ट 1990। चलें आगे। रेल विकास निगम गेट्स नवरत्ना स्टेटस। सुना नवरत्न, किसके दरबार में थे, अकबर के दरबार में थे नवरत्न। अष्टप्रधान किसके दरबार में थे, कोई एक किंगडम था वहां पे, जैसे नवरत्न थे ना अकबर के कोर्ट में, वैसे उनके पास अष्टप्रधान थे। मराठा सुना, शिवाजी महाराज का नाम सुना, उनके ही कार्यकाल में हुए कौन, अष्टप्रधान। मराठा किंगडम में छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पे क्या थे, अष्टप्रधान। अब नवरत्न जो स्टेटस है ये वैसा स्टेटस नहीं है। इकोनॉमी में कंपनी को क्लासिफाई करते हैं कैसे, महारत्न, नवरत्न और
मिनी रत्न। ठीक है, आज की डेट में कितनी महारत्न कंपनियां हैं देश में? कितनी हैं? नवरत्न कितनी है और मिनी रत्न कितनी है? रेल विकास निगम को। तो पेपर में पूछ सकते हैं कि महारत्न कितनी है और नवरत्न, और आपको इन सब के नाम याद होने चाहिए। 12 की 12 महारत्न के और 13 की 13। महारत्न का कॉन्सेप्ट आया था 2009 में और मिनी रत्न और नवरत्न का कॉन्सेप्ट आया 1997 में। कर लीजिए अंडरलाइन। महारत्न का कॉन्सेप्ट कब आया? और मिनी रत्न नवरत्न का आपको ये लर्न होनी चाहिए। जैसे महारत्न कुछ कंपनियां हैं, अभी याद कर लेना कुछ। गेल, भेल, सेल। बोलो। गेल है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। भेल है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। कितनी हुई? एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, सीआईएल कोल इंडिया लिमिटेड। कितनी हुई? 6। और सबसे जो लेटेस्ट है वो है रूरल इलेक्ट्रिकल कॉरपोरेशन। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। महारत्न टोटल है 12, उन 12 में लेटेस्ट कौन है? आरईसी रूरल इलेक्ट्रिकल कॉरपोरेशन। लिख लो अपने पास। तो महारत्न है 12, मिनी रत्न है 13, नवरत्न है 70, और सबके नाम आपको याद होने चाहिए। नवरत्न स्टेटस किसको मिला? चले आगे। फिर साइक्लोन मोचा डेवलपिंग इन वे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोन आ रहा है। साइक्लोन यानी चक्रवात। कहां पे आ रहा है? उसका नाम क्या है? मोखा पढ़ते हैं वैसे इसको, मोखा जो प्रोनाउंस करते हैं मोखा, और स्पेलिंग मोचा है। पेपर का क्वेश्चन कि वे ऑफ बंगाल में कौन सा साइक्लोन? फिर जितने भी साइक्लोन है ना, जैसे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में टेंटेटिव लिस्ट होती है, वैसे सारी कंट्री आपस में इकट्ठे होकर नॉमिनेट करती है नाम को कि आने वाले सालों में किस साइक्लोन का क्या नाम रखना है। तो जो मोचा नाम है वो कौन सी कंट्री ने सुजेस्ट किया है? अंडरलाइन कर लीजिए। यमन ने सुजेस्ट किया है मोचा, साइक्लोन का नाम है। चलें आगे। साइक्लोन कहां आते हैं? जहां प्रेशर कम हो या जहां प्रेशर ज्यादा हो? जहां प्रेशर कम हो। एग्जाम का क्वेश्चन, साइक्लोन्स आर सेंटर ऑफ लो प्रेशर। डन। उसके बाद सारे के सारे साइक्लोन आई डेवलप करते हैं कि सिर्फ कुछ ही आई डेवलप करते हैं? सारे के सारे साइक्लोन आई, ऐसे बनता है ना साइक्लोन, आई टाइप। तो सारे के सारे साइक्लोन आई बनाते हैं कि कुछ ही बनाते हैं? कुछ ही बनाते हैं। ये भी पेपर का क्वेश्चन है। सम साइक्लोन डेवलप एन आई, सम साइक्लोन डेवलप एन आई। तो मोखा जो नाम है वो किसने सुजेस्ट किया? यमन ने। कहां पे आया? वे ऑफ बंगाल में। नेक्स्ट, इंडिया कोल इंपोर्ट सर्ज टू 162 मीट्रिक टन इन फाइनेंशियल ईयर 23। एक तरफ इंडिया कह रहा है ये वाली बात, क्या यूज करो? यानी कि रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे जाओ। दूसरी तरफ क्या इंपोर्ट कर रहा है? जबकि इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोयले का। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल। उसके बावजूद कोयला क्या कर रहा है? इंपोर्ट। अभी कितना इंक्रीज हो गया कोयले का इंपोर्ट? तो फिर वो कह रहा है एक तरफ कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाओ, दूसरी तरफ कोयले को इंपोर्ट कर रहा है। क्यों? क्यों? कोयले के लिए एनर्जी का एक सेक्टर आएगा, उसमें इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आएगा एनर्जी में पढ़ेंगे पेट्रोल, डीजल, हमारा कोयला हो गया, नेचुरल गैस होगी, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। कोयला भी 3-4 किस्म का होता है। जैसे जो बेस्ट क्वालिटी का कोयला है वो कौन सा है? एंथ्रासाइट। कौन सा है? सेकंड ग्रेड
बिटुमिनस, कौन सी है? फिर आता है लिग्नाइट, ठीक है। तो इंडिया के पास सेकंड ग्रेड का कोयला है, यानी कौन से वाला? बिटुमिनस। तो इंडिया कोयले को इंपोर्ट करता है, सुना नाम? मेक इन। पहले हमारे देश से कच्चा माल बाहर ले जाते थे और फिर वहां से फिनिश्ड गुड्स को इंडिया भेजते थे। इंडिया ने बोला हमने क्या शुरू किया है, हम अपना कच्चा माल तुम्हें देंगे, तुम हमें दो, और फिर हम तुम्हें क्या बेचेंगे? फिनिश्ड गुड्स। तो जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है उसके अंतर्गत कोयले की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसका ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है। और जो ई व्हीकल की तरफ है, रिन्यूएबल एनर्जी की तो सोर्सेज की तरफ जाना, वो एक अलग बात है। आगे बात समझ? ये सिर्फ थोड़ा तुम्हें मैंने कॉन्सेप्ट बताना था और कुछ नहीं। पेपर में नहीं पूछेंगे कि कोयले का कितना इंपोर्ट बढ़ा, ठीक है। चलें आगे। फिर कॉमन यूनिफॉर्म एट हायर रैंक्स ऑफ आर्मी, सिर्फ इतना सा आपके लिए कि ब्रिगेडियर और उससे ऊपर की जितनी भी पोस्टें हैं, पहले उनके लिए अलग अलग ड्रेस होती थी, अब सबके लिए कैसी यूनिफॉर्म कर दी? तो पेपर में अगर क्वेश्चन आया कि कौन से कैटेगरी है, कौन सा रैंक है जिससे ऊपर की सेम ड्रेस होगी, तो ब्रिगेडियर से ऊपर की, ठीक है। इतना ही है इसमें। नेक्स्ट, पाल घाट गैप ब्रेक इन वेस्टर्न घाट, ये बड़ा जरूरी है। ये इंडिया का रफ सा मैप है, ये कौन सी डायरेक्शन, ये कौन सी डायरेक्शन? ये है ईस्टर्न घाट और ये है, ये जो वेस्टर्न घाट है इसमें एक गैप है यहाँ पे, क्या नाम है इसका? पाल घाट गैप। पेपर का पहला क्वेश्चन, पाल घाट गैप से कहां के लिए रास्ता निकलता है? इसको कहते हैं गेटवे टू केरला। अंडरलाइन कर लीजिए अपनी शीट पे, गेटवे टू केरला लिखा है यहां पे। गेटवे टू केरला किसको बोला? अगली इंपॉर्टेंट बात, कनेक्ट करेगा कोयम्बतूर को पालकड़ से। कोयम्बतूर है तमिलनाडु में और पालकड़ है केरला में, दोनों को आपस में कनेक्ट करेगा कौन? पाल घाट गैप। इसके पास जो नदी बहती है उस नदी का नाम है भारतपुझा रिवर। भारतपुझा रिवर पेपर का क्वेश्चन है, शीट्स नहीं आपके पास, मांगी लो, ठीक है। तो यहां पे लीजिए, तो यहां पे जो रिवर फ्लो करती है कौन सी है? भारतपुझा रिवर। किस गैप के पास? पाल घाट गैप, जो कहां के लिए गेटवे है, किस किस को कनेक्ट करता है? पेपर में पूछेंगे कौन सी नदी कौन सा गेटवे, ठीक है। आपके लिए है, आपसे पूछ रहा हूं, ईस्टर्न घाट में कितनी स्टेट्स आती हैं? ईस्टर्न घाट में कितनी स्टेट्स आती हैं? वेस्टर्न घाट में कितनी स्टेट्स आती हैं? ईस्टर्न घाट में है, वेस्टर्न घाट में है। ईस्टर्न घाट को वेस्टर्न घाट से यहां कौन जोड़ता है? अरावली यहां रह गई, कौन सी? नीलगिरी हिल्स। और अगर एग्जाम में ऑप्शन ही नहीं है नीलगिरी, फिर क्या आंसर होगा? नन ऑफ दीज भी नहीं ऑप्शन, एक और है कोई, पता करके लाना फिर पढ़। हाँ बताओ, अन्नामलाई नहीं है, बताओ, पता करके लाना। ईस्टर्न घाट को वेस्टर्न घाट से कौन जोड़ता है? नीलगिरी नहीं है ऑप्शन, ऐसे नीलगिरी ठीक है, नहीं ऑप्शन में, फिर क्या क्लिक करोगे, ठीक है। तो पाल घाट गैप का बहुत जरूरी है। ये नेशन का था, इंटरनेशनल। छत्रपति शिवाजी महाराज स्टैचू अनवेल्ड बाय देवेंद्र फडणवीस इन मॉरिशियस। देवेंद्र फडणवीस हैं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम। तो कहां पे इन्होंने अनवेल किया स्टैचू? मॉरिशियस की कैपिटल पोर्ट लुइस। कहां है? पोर्ट लुइस में, हमारा पड़ोसी है मॉरिशियस। मॉरिशियस में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू किसने अनवेल किया? महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस में, ठीक है। ये बात एक साइड हो गई।
पेपर में अगर आ गया कि कहाँ हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज का, तो आंसर क्या होगा आगे। छत्रपति शिवाजी, अच्छा बताया मैंने आपको, छत्रपति शिवाजी महाराज कौन से किंगडम से थे, मराठा। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ, 1630 एडी। इनकी डेथ कब हुई, 1680 एडी। वो मूवी आई थी ना एक, बाजीराव मस्तानी, तो उस टाइम पे सबने देखी वो मूवी। घर में आके किताब किसी ने नहीं खोली कि यहाँ से क्वेश्चन ही आ जाए पेपर में, और फिर ये क्वेश्चन पेपर में ही आ गया। बोलते शिवाजी जी की डेथ कब हुई, मूवी सब ने देखी पर ये नहीं था पता। ठीक है, तो इनकी डेथ कब हुई, अष्टप्रधान किसके कार्यकाल में हुए, शिवाजी महाराज। होगी बात आगे। 1672 में एक लड़ाई हुई मराठा के बीच में और मुगल्स के बीच में, और उसमें मुगल्स हार गए थे। जीता कौन था, छत्रपति शिवाजी महाराज। उस लड़ाई का नाम बताओ। 1672 में हुई, मराठा और मुगल्स के बीच में, मुगल्स हार गए थे। बैटल ऑफ, बताइए, बैटल ऑफ सालहेर। क्या नाम था बैटल का, लिख लो अपने पास, बैटल ऑफ सालहेर। किस किस के बीच में हुई, मुगल्स और मराठा, छत्रपति शिवाजी महाराज। बैटल ऑफ सालहेर, जीता कौन। चलें आगे। अब देखो आपकी शीट्स पे कुछ इंफॉर्मेशन है, वो भी देख लेना। प्रेसिडेंट ऑफ मॉरिशियस पृथ्वीराज सिंह रूपन, प्राइम मिनिस्टर परविंद कुमार जुगनाथ, मॉरिशियस की करेंसी मॉरिशियस रुपी, कैपिटल पोर्ट लुइस। ठीक है, शीट्स में सब लिखा है, वहां से इसको देख लेना। आगे चलें। रशिया ने अपना, अच्छा ये तो सब नहीं सुना होगा, ये सुना अभी एक दिन पहले भी न्यूज में था, न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो पता होगा। न्यूज में था एक दिन पहले, तेलंगाना में पेपर हो रहा था, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स से, एस्पायरेंट्स से जो एग्ज़ाम दे रहे थे ना, इसका यूज कर लिया, चैट जीपीटी का। अब पकड़े गए, अब बाहर, अब लगी नौकरी। गलत काम नहीं करने, ये अच्छे काम के लिए था, ऐसा थोड़ी बोला कि नकल मारने के लिए चैट जीपीटी का यूज करो। तो पेपर का पहला क्वेश्चन, चैट जीपीटी किसने डेवलप किया, किसने किया, लेकिन एक नया आ गया, उसका नाम क्या है, गीगा चैट। किसका है, रशिया को खुद का डेवलप करना पड़ा, क्योंकि रशिया का वॉर चला है यूक्रेन के साथ, और उनके ऊपर, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं कंट्रियों ने। ना उनसे कोई व्यापार कर सकता है, ट्रेड वगैरह, ना इंपोर्ट ना एक्सपोर्ट। पर इंडिया की हिम्मत है कि इंडिया इंपोर्ट भी कर रहा है, एक्सपोर्ट भी कर रहा है। किसको, रशिया को। तो रशिया के ऊपर सैंक्शन लग गए, लेकिन उसको जरूरत थी, चैट जीपीटी वो यूज नहीं कर सकता था, इसको उनके लिए बंद कर दिया गया था। तो रशिया ने अपना ही डेवलप कर लिया एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका नाम क्या रखा, तो पेपर में आएगा गीगा चैट किसका है, तो किसका है, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। आगे, फर्स्ट बॉर्डर हट इनॉग्रेटेड एट भोलागंज इन सायलहट डिवीजन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। सीधा क्वेश्चन है कि पहली, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में पहली हट कहाँ खुली, सायलहट डिवीजन में। या पूछ सकते हैं कि पहली बॉर्डर हट कौन कौन सी कंट्री के बीच में खुली, तो आंसर इंडिया बांग्लादेश। जगह का नाम भोलागंज और डिवीजन सायलहट। चलें आगे। नेक्स्ट, श्रीलंका सुप्रीम कोर्ट क्लियर्स वे टू डीक्रिमिनलाइज होमोसेक्सुअलिटी। हमें कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ मैंने इसलिए डाला है कि मैं आपसे पूछूं, बताओ इसकी फुल फॉर्म, पेपर में आएगी। बट इज LGBTQ, इट इज लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर। क्यू फॉर, क्यू में सारे अटक जाते हैं, क्यू फॉर क्वीर। पेपर में आएगा LGBTQ की फुल फॉर्म, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर। ठीक है जी बात। चले आगे। फिर तो ये जो हमारा LGBTQ है, श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया, यानी लीगल कर दिया वहां के लोगों के लिए, होमोसेक्सुअलिटी को। तो आपको सिर्फ इसकी फुल फॉर्म से मतलब है और कुछ नहीं। चले आगे।
पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस, हज कोटा गिवन टू सऊदी अरेबिया। हमें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात कि हज करने जाते हैं ना, जो हमारे इस्लाम रिलीजन वाले हैं जिसको फॉलो करते हैं, वो हज कोटा पे जाते हैं। सऊदी अरेबिया में 2 इंपॉर्टेंट रिलीजन प्लेसेस हैं, उनके नाम मक्का और मदीना। लिख लेना अपने पास, मक्का और मदीना दोनों कहाँ पे हैं? सऊदी अरेबिया में। वहाँ पे जाते हैं सारे इस्लाम रिलीजन को फॉलो करने वाले। जैसे हम हिंदुओं में जाते हैं ना 4 धाम के लिए, या फिर सिखों में जाते हैं क्या कहते हैं, करतारपुर कॉरिडोर है, ठीक है, वहाँ के लिए। तो वैसे इनके भी लिए ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस में चल रहा है, पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है। ये जो हज के लिए जाते हैं ना, तो इनको सब्सिडी देती थी सरकार कि तुम घूम के आओ, ये लो सब्सिडी। तो उन्होंने कहा कि अब कट कर दो, हमारे पास खुद पैसा नहीं है। क्योंकि क्या चल रहा है वहाँ पे, ये सुना, MFN, ये एक स्टेटस है, इसका नाम है मोस्ट फेवर्ड नेशन। इंडिया ने ये स्टेटस 94-95 के आसपास इंडिया ने दे दिया पाकिस्तान को, मोस्ट फेवर्ड नेशन। यानी अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो किसको जो था ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे? पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने हमें कभी रिटर्न में नहीं दिया ये वाला स्टेटस, दिया अभी लेटेस्ट 2014-15 के आसपास दिया, लेकिन फिर से वापिस ले लिया। तो फिर इंडिया ने भी ले लिया कि तुम जाओ, तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, ठीक है। मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया था इनके लिए। आगे, इंडिया लीड्स एज टॉप सोर्स मार्केट फॉर श्रीलंका टूरिज्म फॉर अप्रैल 23। सीधी सी बात है कि एग्जाम में पूछेंगे, श्रीलंका की जो इकॉनमी है वो बेसिकली चलती है उनकी टी की प्रोडक्शन पे, ठीक है, चाय की खेती बहुत करते हैं। लेकिन अब जो श्रीलंका है वो अपनी इकॉनमी को बढ़ावा दे रहे हैं और वो बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, यानी कि वो अब किसको अपना रहे हैं साथ में? तो पेपर का क्वेश्चन है, अगर पूछ लिया कि सबसे ज्यादा टूरिस्ट श्रीलंका में कौन गए घूमने, तो कौन गए? इंडियंस, बस इतना ही, ठीक है। क्योंकि श्रीलंका भी अब टूरिस्ट के लिए आगे बढ़ रहा है। श्रीलंका के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? श्रीलंका के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो थी, जयवर्धनपुरा, ठीक है, जयवर्धनपुरे श्रीलंका की कैपिटल। नेक्स्ट, इंडिया एक्सटेंड $1 बिलियन क्रेडिट लाइन टू श्रीलंका एमिड इकोनॉमिक क्राइसिस। जैसे पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, वैसे और कहां चल रहे हैं? तो इंडिया ने उनको क्या दिया? ये सुना आपने? सुना? जैसे मान लो मैं हूं बैंक और मैंने इनको लोन चाहिए, तो मैंने कहा कि ठीक है लोन ले लो, हर महीने किस्त चुकानी पड़ेगी। तो ये बंद गए उसमें कि हर महीने EMI दो, जैसे मर्जी दो, लेकिन हर महीने पैसा देना पड़ेगा। तो जो पर्सनल लोन है उसमें बॉन्डिंग होती है कि आपको हर महीने पैसा चुकाना पड़ेगा। अब जो पर्सनल लोन है, अगर किसी पर्सन ने लोन लिया और 90 दिनों के अंदर उसकी पहली किस्त नहीं लौटाई, पर्सनल लोन लिया और 90 दिनों के अंदर उसकी किस्त नहीं लौटाई, तो क्या बन जाता है? तो वो लोन क्या बन जाता है? NPA, नॉन परफॉर्मिंग असेट। क्या बन जाता है? यानी अगर किसी ने लोन लिया है तो पहली किस्त कितने दिनों के अंदर देनी पड़ेगी? नहीं तो क्या घोषित हो जाएगा? अब जो हमारे फार्मर्स होते हैं उन्होंने भी लोन लिया, तो उनके लिए ये नहीं चलता है 90 डेज का फॉर्मूला, उनके लिए क्या चलता है? 2 क्रॉप सीजन। मक्की के टाइम पे लोन लिया तो वापिस कब करना है? जब गेहूं बीजेंगे उस टाइम। 2 क्रॉप सीजन। अगर 2 क्रॉप सीजन के बाद नहीं दिया तो क्या बन जाएगा? इसको क्या कहते हैं? ठीक है। अब जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आपको पढ़ने भेजा है, ठीक है, तो वो चाहते हैं कि आपके क्या आए? रिजल्ट्स आए, जिस काम के लिए भेजा वो हो जाए। और अगर आपने वो नहीं किया तो उनका पैसा बनेगा? बनेगा जिस काम के लिए कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगे। गुजारा भत्ता तो सारे करते हैं, चाहे गोलगप्पे, चंडीगढ़ में तो हैं ही बड़े साधन है ऐसे भी, चाहे गोलगप्पे वाले को देख लो, चाहे आइसक्रीम वाले को देख लो। 4 दिन पहले आइसक्रीम खा रहा था मैं, 10 रुपये रेट था, उसने 20 की दी, रेट भी नहीं था उसमें, वो तो गूगल पे डाला मैंने। मतलब कि कमाने की कमी नहीं है। तो अगर जिस काम के लिए है वो नहीं हुआ तो क्या बन गया?
NPA, नॉन परफॉर्मिंग असेट। क्लियर। और ये क्या है देखो, क्रेडिट लाइन। क्रेडिट लाइन है कि इनको ही लोन चाहिए मुझसे, तो मैंने इनको पर्सनल लोन नहीं दिया, ना बांधा इनको। मैंने क्या किया, अपना कार्ड लिया, ATM कार्ड, और इनको दे दिया कि जितना मन है उतना यूज कर, जब तुम देने के कैपेबल हो जाओगे तब दे देना। ऐसा नहीं कि ATM कार्ड दिया ऐश ही करो, नहीं, जब तुम कैपेबल हो जाओगे तो उसको लौटाना भी है मुझे। अब जैसे पर्सनल लोन है, इसमें इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है, जो भी होगा 8%, 4%, 10%, फिक्स इंटरेस्ट रेट। लेकिन जो क्रेडिट लाइन होती है वो मैंने आपको ATM कार्ड दे दिया, यूज करो जब तक आपको जरूरत है, और मुझे लौटाना जब आप उसको देने के कैपेबल हो जाओगे। और उस पे जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो वेरिएबल रहता है। तो क्या बढ़िया, ये क्रेडिट लाइन अच्छी है, क्योंकि कहीं भी यूज कर लो उसका। तो इंडिया ने $4 बिलियन की क्रेडिट लाइन दी है, किसको, श्रीलंका को। समझ गए, ये अपने पड़ोसियों के साथ रिश्ते मजबूत करने के लिए पहल की। चलें आगे। फिर इंडिया एमंग 7 कंट्रीज टू बेनिफिट फ्रॉम सऊदी अरेबिया न्यू ई वीजा सिस्टम। सऊदी अरेबिया वाले अपना एक नए वीजा के लिए एक नई पॉलिसी लेके आ रहे हैं, उसमें से टोटल कितनी कंट्रियों को बेनिफिट होगा, उन 7 में एक कौन है, बस इतना याद होना चाहिए, नाम याद नहीं करने पेपर के टाइम पे, देख लेना एक बार। जॉर्डन, UAE, इजिप्ट, इंडिया, बांग्लादेश, फिलीपीन और इंडोनेशिया। ठीक है बात। सऊदी अरेबिया की कैपिटल क्या है, ये देखो यहां लिखा है, सऊदी अरेबिया में मक्का और, ठीक है। सऊदी अरेबिया, जैसे मैंने कहा कि श्रीलंका की इकॉनमी चाय वगैरह पे चलती थी, सऊदी अरेबिया की मैक्सिमम इकॉनमी किसके ऊपर चलती थी, किसके ऊपर, ऑयल एक्सपोर्ट के ऊपर। अब ये भी खुद को डेवलप करने लगे हैं, किसके लिए, टूरिज्म के लिए। ठीक है, टूरिज्म एक बहुत अच्छा साधन है। टूरिज्म कई तरह का होता है, इको टूरिज्म हिमाचल का, या हेल्थ टूरिज्म। हेल्थ टूरिज्म क्या है, यानी किसी को कुछ डिजीज है, उसके इलाज के लिए कहीं की दूसरी कंट्री में जाना है, तो नाम क्या दे दिया, हेल्थ टूरिज्म। समझ गए बात को। फिर चाइना एंड पाकिस्तान एग्री टू एक्सटेंड CPEC टू अफगानिस्तान। बट इज CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। किस किस के बीच में था ये, चाइना और, पेपर का क्वेश्चन बनेगा कि अब कहां जाएगा, कहां जाएगा, ये देखो, ये इंडिया, ये J&K वाला पोर्शन है, यहां कौन है, ये चाइना, छोटी सी कंट्री नेपाल, भूटान, ठीक है, इधर को पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऐसे ही है। कोई रास्ता नहीं था यहां से चाइना को क्रॉस करने को कि चाइना पाकिस्तान अफगानिस्तान पहुंच जाता। लेकिन पाकिस्तान हमारा छोटा भाई है, लड़ता रहता है, तो कश्मीर का कुछ हिस्सा इनको दे दिया, उसका नाम है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, ये राप लाते हैं कि J&K हमारा है, हमारा है, हमारा है। अब ये बात खत्म होगी, अब बात किस पे होगी, तो ये जो CPEC है ये POK से होके गुजरता है। एक और है, नाम सुना हो आपने, व्हाट इज दिस, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। इसका एक और नाम है सिल्क रूट। इंडिया इसका भी हिस्सा नहीं है। चाइना कहता है इंडिया को कि तुम इसको ज्वाइन करो, हम कैसे करें, क्योंकि हमारी टेरिटरी से होके गुजरता है POK से, जबकि वो टेरिटरी हमारी है, पर है किसके पास, पाकिस्तान के पास। चाइना ने हमें ने पूछा, पाकिस्तान को पूछा, तो इंडिया इसका भी हिस्सा नहीं है। OBOR, वन बेल्ट वन रोड, दूसरा नाम। तो CPEC में 3 कंट्रियां कौन कौन, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। नेक्स्ट, एशियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज इन साउथ चाइना सी। यहां पे जरूरी है एशियान। एशियान की फुल फॉर्म बोलो, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। कितनी कंट्रियां आती हैं एशियान में, कितनी आती हैं, इंडिया आता है एशियान में कि नहीं, नहीं आता। इंडिया आता है किसमें, एशियान प्लस में। इंडिया किसका पार्ट है, प्लस का, एशियान का पार्ट नहीं है। एशियान में टोटल कितनी कंट्रियां हैं, एशियान का हेडक्वार्टर इंडोनेशिया में कहां, जकार्ता। एशियान कब बना, 1967। गुड,
समझ गए बात को। तो एशियान से क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। चलें आगे। फिर ये भी बहुत ज़रूरी है, जितने भी इंडेक्सेस आते हैं, जो मर्जी एग्जाम हो, स्टेट का हो, बैंकिंग का हो, एसएससी का हो, रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स होता है एक, ठीक है, यानी मीडिया को कितनी आज़ादी है। पहले सामने देखो फिर लिखना। इंडिया को यानी कितनी आज़ादी है, इंडिया को सॉरी मीडिया को। तो मीडिया को कितनी आज़ादी है, उसमें टोटल कितनी कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया, 180। उसमें से इंडिया का रैंक, हमारा रैंक 11 प्लेसेस कम हो गया, यानी पिछले साल कितना होगा 150, अब कितना हो गया, पेपर में पूछेंगे आगे। प्रेस फ्रीडम डे कब होता है, प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को। कब होता है, अगली इंपॉर्टेंट बात, जब इंडेक्स पढ़ते हैं तो टॉप की 3 कंट्रियां नॉर्वे, आयरलैंड और, इन्होंने टॉप की, यानी यहां पे बहुत फ्रीडम है मीडिया को। और बॉटम की 3 कंट्रियां वियतनाम, चाइना और नॉर्थ कोरिया, इनका रैंक बहुत कम है। इंडिया का कितना, 180 में से। अब देखना, सिर्फ ये जो मैंने आपको बताया वो याद करने का है। अब जो रैंक पढ़ रहे हैं वो याद नहीं करने, सिर्फ कंपेयर करने हैं। पाकिस्तान का रैंक कितना है, अफगानिस्तान का रैंक कितना है, श्रीलंका का रैंक कितना है। अब हमारा रैंक श्रीलंका से ऊपर है कि नीचे, ऐसा मत देखना अब 135 161 तो हमारा अच्छा है, ये गंदा है, ठीक है। तो हमारा रैंक श्रीलंका से अच्छा है कि नहीं, अफगानिस्तान से बेटर है कि नहीं, और पाकिस्तान से बेटर है कि नहीं। तो पड़ोसी देशों में हमारा रैंक कितना है। अब देखो पाकिस्तान भी हमारे से बेटर है, अफगानिस्तान भी और श्रीलंका भी। पाकिस्तान के हालात आपको पता हैं, अफगानिस्तान में आ गया तालिबान, जैसे यहाँ लड़कियाँ बैठी हैं पढ़ने, वहाँ अलाउड नहीं है, वहाँ तो घर से भी नहीं निकल सकते हैं, बुर्का पहनो और घर का कोई मेल मेंबर साथ में होना चाहिए तब निकलो, पढ़ाई लिखाई बंद। और अगर करनी है तो मदरसे में पढ़ लो 2 4 5 10 तक, बस और कुछ नहीं। तो आपको लगता है कि इंडिया का रैंक इतना और बाकी जो है उनका हमारे से बेटर हो, लग रहा है पॉसिबल नहीं है। पर इस चीज़ को छोड़ दो, कोई बात नहीं, अगर सोचा जाए और इसको देखा जाए तो आप अच्छे से इसको एनालाइज कर पाओगे कि कैसे ये सब हुआ। और ये पता कैसे चलेगा, आंखें बंद करके कैसे चलेगा ये पता, न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा तब चलेगा पता कि क्यों कम है, ठीक है। सिंपल भाषा में आंकड़ों से छेड़खानी करते हैं इंडिया की इमेज को डाउन करने के लिए, बात खत्म, ठीक। पर अगर पेपर में आएगा तो आपने सीधा लिखना है इंडिया का रैंक, टोटल कंट्रियां, पिछले साल के मुकाबले रैंक कितना कम हुआ, टॉप की 3 कंट्रियां, बॉटम की 3, अफगानिस्तान, श्रीलंका और पाकिस्तान से हमारा रैंक। समझ गए बात को। आगे ये जो इंडेक्सेस को देता है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, पर ये जरूरत नहीं है, लेकिन रैंक कौन देता है ये भी इंपॉर्टेंट है किसी किसी में। जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आता है, कौन देता है, वर्ल्ड बैंक। कौन देता है, एक आता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, कौन देता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, एक एनजीओ है जर्मनी का, वो देता है उस इंडेक्स को। तो वो इंपॉर्टेंट है कि किसने दिया, ये जरूरी नहीं है। यहाँ क्लियर है बातें, अंडरलाइन कर लो, आगे चलें। हो गया। फिर इंडिया ऑपरेशनलाइज सितबे पोर्ट इन, पहला क्वेश्चन, सितबे पोर्ट कहाँ है। अगली बात, उसमें हेल्प कौन कर रहा है डेवलप करने में, होगी बातें क्लियर। सितबे पोर्ट है म्यांमार में, हेल्प कौन कर रहा है बनाने में। अगली बात, इंडिया को इसका क्या फायदा, सितबे पोर्ट का, सितबे पोर्ट का इंडिया को क्या फायदा। यहां जैसे रख लो, ये क्या है, क्या है, ये नॉर्थ ईस्ट की यहाँ पे स्टेटें हैं 7 और एक यहाँ पे और है सिक्किम। यहाँ पे हम जो जुड़े हैं ये क्या है, यहाँ जगह का नाम, यहाँ का नाम क्या है बोलो,
सिलीगुड़ी कॉरिडोर। क्या नाम है? यहां से ये इतना पतला सा रास्ता है अंदर जाने को, पूरा इंडिया है ना, ये जो नॉर्थ ईस्ट की 7+1 स्टेटें हैं, इनसे जो हम जुड़े हुए हैं, ये इतना पतला है, इतना पतला है। मुर्गा मुर्गी के बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, उनकी जो गर्दन होती है वो बहुत पतली सी होती है, बहुत पतली। तो इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया? क्योंकि बहुत संकीर्ण सा रास्ता, बहुत नैरो। और अगर यहाँ पे किसी ने अटैक कर लिया, इस जगह को ऑक्यूपाई कर लिया, तो हमारा इस 7+1 स्टेट से सीधा कनेक्ट टूट जाएगा। हो सकता है इस पर कोई कब्जा भी कर ले। तो इंडिया ने क्या किया? म्यांमार में क्या डेवलप किया? तो इंडिया से जाओ सितवे पोर्ट और यहाँ से सीधी कनेक्टिविटी है, कहाँ को? 7+1 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को। ठीक है बात? ऐसे नहीं इंडिया की हाँ जी पैसा बना दो, तुम बना दो अपना, तुम बना दो, ऐसे नहीं, अपना भी फायदा देखना है। तो हमारा फायदा है कि यहाँ से सीधा कनेक्ट यहाँ बनता है, अगर यहाँ पे किसी ने कुछ भी कर दिया तो। ठीक है, तो अपने पास लिख लेना, इंडिया का सितवे पोर्ट म्यांमार में डेवलप। अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन सी नदी पे है ये? कलादान रिवर पे, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सी नदी? नेक्स्ट ये भी है, यूटीएफ हार्बर प्रोजेक्ट। जैसे सितवे पोर्ट कहाँ है? म्यांमार में, वैसे ही यूटीएफ हार्बर प्रोजेक्ट कहाँ है? गुड, लिखा है यहाँ कहीं, कहाँ है? कहाँ पे है ये? मालदीव में। चलें आगे। तो यूटीएफ हार्बर प्रोजेक्ट कहाँ है? मालदीव। इतना ही। अपॉइंटमेंट, यहां पे अब समझाने का कुछ नहीं है, आपकी शीट्स पे पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, या आपने इनके नाम याद कर लेने। ठीक है, जैसे देवदत्त चंद नेम्ड एज न्यू एमडी ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का न्यू एमडी। नेक्स्ट, रजनीश कर्नाटक बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी। ये बैंकिंग वालों के लिए बहुत जरूरी है। बैंक ऑफ इंडिया के कौन बने? बार्क के एटॉमिक एनर्जी कमीशन है इंडिया का, उसके नए चेयरमैन बने ए के मोहंती। ए के मोहंती न्यू चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट कौन बने? अजय बंगा। पहले कौन थे? अजय बंगा से पहले डेविड मालपस। कौन थे? अब कौन बने? ये हैं इंडिया के रहने वाले, लेकिन अब सेटल हो गए अमेरिका में, तो इनको कहते हैं इंडियन ओरिजिन अमेरिकन। क्या कहते हैं? तो वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट, वर्ल्ड बैंक और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और है, क्या नाम है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये दोनों इकट्ठे बने। कब की बात है? कब की बात है? दोनों का हेडक्वार्टर भी एक ही जगह है। कहाँ? वॉशिंगटन। व्हाट इज डीसी? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। दोनों जो हैं इकट्ठे बने और बने, एक कॉन्फ्रेंस हुई उसके थ्रू। पेपर का सीधा क्वेश्चन है कि ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से क्या निकल के आया? तो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से क्या निकल के आया? वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। क्लियर है बात? जब दो, मान लो दो बच्चे इकट्ठे पैदा हुए, तो उनको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो ये भी दोनों इकट्ठे हुए, इसलिए दोनों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ट्विंस सिस्टर। क्लियर होगी ये वाली बात भी। चलें आगे। अगली इंपॉर्टेंट बात, ये जो आईएमएफ है ये इशू करता है, ये सुना नाम? एसडीआर। पेपर का सीधा क्वेश्चन है, एसडीआर कौन इशू करता है? कौन करता है? एसडीआर है स्पेशल ड्राइंग राइट। क्या है? और पहली बार एसडीआर कब आए? कब आए? 1969 में। कब आए? कौन देता है? आईएमएफ। अगली इंपॉर्टेंट बात, ये जो एसडीआर है इसमें 5 देशों की करेंसी होती है। जैसे देखना इधर, डॉलर किसकी करेंसी? यूरो किसकी करेंसी? पाउंड स्टर्लिंग किसकी करेंसी? यूके की।
युआन किसकी करेंसी? चाइना की। येन किसकी करेंसी? जापान की। युआन है किसकी करेंसी है? चाइना की करेंसी का एक और नाम है रेन में भी। क्या नाम है? जैसे इंडिया का ना रुपया और पैसा, वैसे ही युआन और रेन में भी एक ही बात है। किसकी करेंसी है? ये भी करेंसी है, डॉलर, यूरो भी, पाउंड स्टर्लिंग भी, येन भी, युआन भी, सारी करेंसियां हैं। पर एसडीआर करेंसी नहीं है। एसडीआर क्या नहीं है? एसडीआर इन सबका गठबंधन है। इनका जो एक एवरेज निकाला जाएगा वही एक एसडीआर होगा। तो एसडीआर करेंसी है? नो, बट इट रिप्रेजेंट क्लेम टू करेंसी। एसडीआर आप लोग एफडी होगी ना आपके घर परिवार में, एफडी करवाते हैं, पैसा करवा दिया, कागज आपको दे दिया कि 2 लाख का, 10 लाख की, 1 करोड़ की एफडी इनकी हमारे पास है। ठीक है जी। तो एसडीआर सेम है। तो एसडीआर भी एक कागज है, लेकिन वो कागज इतना इंपॉर्टेंट है कि उसमें कितने देशों की करेंसी का एवरेज है, इसीलिए उस कागज को क्या कहते हैं? पेपर गोल्ड, यानी सोने से महंगा है वो कागज। तो एसडीआर का दूसरा नाम कौन इशू करता है? पहली बार कब किया? कितने देशों की करेंसी? लेटेस्ट कौन से देश की करेंसी इसमें ऐड की? 5 ही हैं लेटेस्ट। चाइना, युआन की, ठीक है, जापान तो कहीं भी नहीं। ठीक है, तो जो रेन में भी है युआन और लेटेस्ट ऐड की है इस बास्केट में। समझ आ गई ये बात? चलें आगे। दूसरा क्या है? वर्ल्ड बैंक के बारे में बताऊं थोड़ा सा? यस नो? तो देखो ये जो वर्ल्ड बैंक है इसका मैंने आपको बता दिया ब्रेटन वुड में बना, ट्विन सिस्टर है, 1944 है, वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है। क्लियर है बातें? वर्ल्ड बैंक की 5 आर्म्स हैं, इसके भी 5 ऑर्गन है। किसके? पहला है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। कितने ऑर्गन हुए वर्ल्ड बैंक के? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड इंटरनेशनल फाइनेंस, इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। साथ में अगर लिखते रहो तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, आगे पेपर में इनमें से क्या पूछते हैं? पेपर में पूछते हैं कौन पहले बना कौन बाद में बना, रीअरेंज करो। तो आईबीआरडी कब बना? आईएफसी कब बना? 56 में। आईडीए कब बना? बोलो। 66 में कौन बना? और मीगा कब बना? रीअरेंज करने को आते हैं कि कौन पहले बना कौन बाद में बना। क्लियर होगी बातें? डेट भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे किसके ऑर्गन है? ट्विन सिस्टर्स कौन थे? और अगर पेपर में ऑप्शन वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ नहीं है, वर्ल्ड बैंक की जगह इन 5 में से कोई लिखा है तो क्या होगा करेक्ट आंसर? ट्विन सिस्टर मैंने बोला ना, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। अब मान लो पेपर में ऑप्शन नहीं है वर्ल्ड बैंक, उसकी जगह इनमें से कोई ऑप्शन है, ये 5 ही है पेपर में, ये ऑप्शन है, तो कौन सी ठीक है इनमें से? आईबीआरडी, क्योंकि ये कब बना? तो आईबीआरडी ही वर्ल्ड बैंक है एक तरह से। क्लियर होगी ये वाली बात भी? अब इसमें से एक ऐसा है, सुनना, इनमें से एक ऐसा है जो प्राइवेट कंपनियों को लोन देता है, इसीलिए उसको, जैसे अंबानी अदानी है ना, उनको लोन देता है, इसलिए उसको कहते हैं प्राइवेट विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक। कौन सा है? कौन सा है? आईएफसी को क्या कहते हैं? प्राइवेट विंडो ऑफ। सीधे क्वेश्चन है ये पेपर के। आगे इनमें से एक ऐसा है जो लोन देता है, पर लोन देता है 0% इंटरेस्ट रेट पे। आपको लाखों करोड़ों अरबों रुपए दे दिए और ब्याज कितना लेगा? कौन है इनमें से? उसको कहते हैं सॉफ्ट विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक। कौन सी है? लिख लो अपने पास, सॉफ्ट विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो सॉफ्ट विंडो कौन हुई और प्राइवेट विंडो सबसे पहले कौन बना?
और सबसे एंड में मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। क्लियर होगी बातें? चलें आगे। ये भी पढ़ लेना, पोल बरप्पू मल्लिकार्जुन प्रसाद नेक्स्ट कोल इंडिया चीफ। डन। कोल इंडिया लिमिटेड कैसी कंपनी है? महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न, महारत्न। नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, परमिंदर चोपड़ा पहली वुमेन हैं जो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की चीफ बनी हैं। CMD, चीफ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट, पहली लेडी। नाम क्या है? ये फैक्चुअल है। आलिया भट्ट पहली बनी गुच्ची की इंडिया की ग्लोबल एम्बेसडर। किस किस की फेवरेट है आलिया भट्ट? सच बोलना, किसी की भी नहीं? अच्छी बात है, वरना जनता ऐसे ही मेरी आलिया भट्ट, मेरा शाहरुख खान बुढ़े हो गए हो, ठीक है, और वो फेवरेट है। हमारे गांव में बहुत सारी आलिया भट्ट हैं, चलना कभी, पर उनको मौका नहीं मिला अपनी प्रतिभा दिखाने का। आलिया भट्ट के पापा वही हैं, भट्ट साहब, तो बन गई लड़की भी, ठीक है। तो आलिया भट्ट अभी उसका वायरल हुआ था ना, कुछ गले में डालना था उसने, आलिया भट्ट की बड़ी वायरल हो गई थी बड़ी फोटो। यहाँ कुछ एक उसने बैग भी लिया था ट्रांसपेरेंट, वो भी खाली उठाया था फैशन को। तो आलिया भट्ट इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई, उसने ट्विटर पे स्पेशल डाल लिया, बोले हाँ ये खाली था, क्या करना तुमने। और फिर उसने गले में कुछ डाला था ना, उसकी वजह से उसको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। काहे का? पहली बनी। पता इसको कुछ नहीं आलिया भट्ट को। एक बार आलिया भट्ट से पूछा कि हाँ जी नाम बताओ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, तो इनको नहीं आया। पता नहीं कर्णविद कॉफी में पूछा, कहाँ पूछा। पर चलो, अब सक्सेस अपनी जगह, ये बात अपनी जगह, उनकी फील्ड से लेना देना भी नहीं, ठीक है। पर आलिया भट्ट पहली बनी है गुच्ची की एम्बेसडर। गुच्ची कहाँ का ब्रांड है? इटली का। चले आगे। कर्नाटका के डीजीपी प्रवीण सूद अपॉइंटेड नेक्स्ट CBI डायरेक्टर। CBI के नए डायरेक्टर कौन है? प्रवीण सूद। हिमाचल से कौन है? यहाँ है कोई हिमाचल से? 2 हिमाचल से हो, और कौन? आप भी दोनों? तो ऐसे करो ना, हाथ खड़ा। आप कहाँ से? आप कुल। चलो डिटेल में बाद में बात करेंगे, अभी लाइव भी चल रहा है। तो जो डीजीपी बने नए, ये कहाँ के हैं? CBI के डायरेक्टर कहाँ से हैं? स्टेट के एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हिमाचल से। और हिमाचल में कहाँ से? कांगड़ा से। अब मैं तुमसे पूछूंगा अगली क्लास में, कांगड़ा के कौन से गांव से, पेपर का क्वेश्चन है ये। तो नए डीजीपी कौन है? नए CBI के डायरेक्टर कौन है? प्रवीण कुमार सूद। हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, गांव आप बताएंगे, ठीक है। अगली बात, इससे पहले एक और पर्सन है, वो CBI के डायरेक्टर बने, एक ही हुए इनसे पहले हिमाचल से। उनका नाम अश्विनी कुमार। हिमाचल वालों के लिए जरूरी है, अश्विनी कुमार भी CBI के डायरेक्टर बने। ये थे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले? CBI का डायरेक्टर बनना कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, पूरी जिंदगी मेहनत करनी पड़ती है, विश्वास जितना पड़ता है पूरे देश का, तब बनते हैं CBI के। ये जो अश्विनी कुमार हैं, हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट से? तो जब ये बने, फिर रिटायर हुए, फिर रिटायरमेंट के बाद एज काफ़ी होगी, तो इनकी डेथ कैसे हुई? पेपर में नहीं पूछना, उस टाइम पे जरूरी था जब हुआ था ये। कैसे हुई? सुसाइड किया। CBI के डायरेक्टर सुसाइड। क्या कंडीशंस थी, क्या थी? न्यूज़पेपर खोलना, सब कुछ आएगा आर्चीव में, ठीक है। तो देखो अभी कौन है CBI के डायरेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी जरूरी है। ट्विटर की नई CEO लेडी हैं, लिंदा या किर्नो नई ट्विटर की CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। डन। आगे स्पोर्ट्स का देख लेते हैं, छोटा सा है, छोटा सा ही है, बहुत कम है। जैसे अजरबैजान का ग्रैंड प्रिक्स का कौन है विनर? सर्गियो परेज। सिर्फ आपने नाम याद करना है और कुछ नहीं। अगर फेवरेट गेम है तो डिटेल में देख लेना। चाइना का पहली बार कोई वर्ल्ड लेवल पे चैंपियन बना, उसका नाम है दिंग लिरेन। क्या नाम है? ये छोड़ो,
उड़ीसा ने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा हमारे देश की एक गरीब स्टेट है, बड़ी पुअर है, कौन, पर उसके बावजूद उन्होंने स्पॉन्सरशिप ली, किसकी, हॉकी टीम की, ऊपर से किसकी, और ऊपर से किसकी, और ऊपर से कितने सालों को, और है कैसी स्टेट, ये पेपर के क्वेश्चन है सारे, सच में ही गरीब स्टेट है उड़ीसा। ठीक है, चले आगे। फिर ये भी देख लेना, जेफरी मेल फर्स्ट इंडियन टू कम्पीट इन F5 में जूनियरशिप, इनके कोई पापा भी थे, पापा भी विनर वगैरह रह गए, तो अब बेटा पार्टिसिपेट कर रहा है आगे। ठीक है, देख लेना। ये साउथ अफ्रीका की फास्ट बॉलर शबनाम इस्माइल, इन्होंने भी क्विट कर दिया इंटरनेशनल क्रिकेट को, पूछ सकते हैं, क्योंकि इनकी वजह से साउथ अफ्रीका जीता करता था हर मैच। अब इसने संन्यास ले लिया। क्या नाम है, शबनीम इस्माइल, कौन सी कंट्री, ये भी छोड़ो। ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट निजेल एमोस गेट्स 3 ईयर बैन फॉर डोपिंग, पहली बात 3 सालों के लिए बैन कर दिया खेलने के लिए। नाम क्या है, निजेल अमोस। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कहां के रहने वाले हैं, बोत्सवाना, कहां के रहने वाले हैं। अगली इंपॉर्टेंट बात, बैन कौन करता है डोपिंग के लिए इंटरनेशनल लेवल पे, वाडा, कौन करता है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। यानी ड्रग्स वगैरह अगर कुछ ले ली ना खेलने के लिए, खेल रहे हो ड्रग ले ली, एनर्जी ज्यादा आ गई, तो वो अलाउड नहीं है, तो वाडा इनको बैन करता है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग। और अगर इंडिया में ऐसा कोई कर दे तो कौन बैन करता है, नेशनल एंटी डोपिंग। क्लियर होगी ये वाली बात भी, तो नाडा और वाडा। आगे चलें, अब बैन किया 3 सालों के लिए निजेल अमोस को ओलंपिक्स के लिए। आपके लिए ओलंपिक, पहले मॉडर्न ओलंपिक कब हुए, ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूं, मॉडर्न ओलंपिक पहले कब हुए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1896 में। तो 1896 में किसने शुरू किए, ये भी जरूरी है। ओलंपिक कितने साल बाद होते हैं, 4 साल बाद। अभी कब होंगे, 2024। कहां होंगे, पेरिस फ्रांस में। पहले कहां हुए, 20 के टोक्यो जापान में। 20 से पहले कब हुए, 16 के कहां हुए, रियो डी जेनेरियो। कहां, पेपर के लिए जरूरी है, हर 4 साल बाद ओलंपिक होते हैं। तो पहले मॉडर्न ओलंपिक कब शुरू हुए, किसने शुरू किए, पैरी डी कुबर्टिन, लिख लीजिए अपने पास, पैरी डी कुबर्टिन, इन्होंने शुरू किए, पैरी डी कुबर्टिन। क्या शुरू किया, ये जो मॉडर्न ओलंपिक हैं सबसे पहले ये शुरू किए गए थे 776 में, 776 BC, तब शुरू किए गए थे। लेकिन बाद में इनको रोक दिया गया, रोका था थियोडोसियस द्वारा, लिख लेना, थियोडोसियस, पेपर का क्वेश्चन है। ओलंपिक को किसने स्टॉप किया, फिर मॉडर्न ओलंपिक किसने शुरू किए, पैरी डी कुबर्टिन ने 1800। अब अलग से विंटर ओलंपिक भी होते हैं, वो कब शुरू हुए, सेपरेट विंटर ओलंपिक, पेपर का क्वेश्चन है सारे। सेपरेट विंटर ओलंपिक कब शुरू हुए, 1924, लिख लीजिए अपने पास, सेपरेट विंटर ओलंपिक 1924। अब मैं आपसे ही पूछूंगा अगली क्लास में, इंडिया ने पहली बार कब ऑफिशियली पार्टिसिपेट किया, और लड़कियों ने पहली बार कब पार्टिसिपेट किया, ओलंपिक्स की बात है। डन। ओलंपिक्स का जो फ्लैग होता है उसमें 5 रिंग्स भी होती हैं, पता है आपको, कलर बताना, रिंग के कलर, ब्लैक, बोलो, ब्लैक, फिर रेड, ब्लू और ग्रीन और येलो। ये जो ब्लैक है ये कौन से कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, ब्लैक लोग कहाँ के होते हैं, गुड, साउथ अफ्रीका नहीं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट बोलना है पूरा। तो अफ्रीका की कौन सी रिंग, रेड, सबसे खतरनाक कंट्री आज की डेट में
अमेरिका। अमेरिका रेड कलर होता है ना डेंजरस का, तो अमेरिका बहुत पावरफुल है, तो उसको कौन सा कलर? ब्लू आइज किसकी होती है? गुड, यूरोपियंस की। तो यूरोप वालों का कौन सा कलर हो गया इस रिंग में? इंडियंस देखने को हमारा कलर कैसा है? येलो। अगर किसी को ऐसा लगे ना मैं बड़ी गोरी चिट्टी हूँ, लड़की को बड़ी स्मार्ट हूँ, ब्यूटीफुल हूँ, तो इंडियंस नहीं होते। इंडियंस कैसे होते हैं? येलो कलर, गेहुआ कलर होता है हमारा, गेहुआ। ठीक है, तो जो येलो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एशिया को। एक बचा ग्रीन, किसको रिप्रेजेंट करेगा? ऑस्ट्रेलिया को। गुड, किसको? तो ब्लैक कौन सा हुआ? रेड कौन सा हुआ? और यूरोप का, और ग्रीन और येलो। क्लियर होगी बातें? आपसे पूछूंगा सबसे वुमेन्स ने कब पार्टिसिपेट करना शुरू किया, और दूसरा क्या बोला था? इंडिया ने ऑफिशियली कब पार्टिसिपेट किया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओलंपिक्स का भी। आगे अब खत्म ही है बस। अब नीरज चोपड़ा सिक्योर विक्ट्री विद 88.67 मीटर थ्रो एट डायमंड लीग। नीरज चोपड़ा जीता है, देख। नेक्स्ट, अनुराग ठाकुर लॉन्चेज मास्कट टॉर्च एंथम एंड जर्सी ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पहली बार कब हुई? सामने देखो, पहले हुआ करती थी खेलो इंडिया एथलीट गेम्स। ठीक है, अब एथलीट गेम्स सॉरी यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अब एक नया कॉन्सेप्ट लाया ना, खेलो इंडिया। पहली कब हुई? दूसरी कब हुई? अब कौन सी है? पहली। इंपॉर्टेंट बात, जब 20 की हुई तो कहां हुई? कहां हुई? अभी कौन से नंबर की हो रही है और कहां हो रही है? यूपी की कितनी सिटीज में? 4। 4 के नाम हैं वाराणसी, नोएडा, गोरखपुर, लखनऊ। पेपर का क्वेश्चन, वाराणसी, लखनऊ, नोएडा, गोरखपुर, 4 सिटीज में हो रही है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। कौन सा एडिशन? अगली बात, कितने से कितने साल के यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियां इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? कौन कौन से? 18 से 25। अगली इंपॉर्टेंट बात, कहीं लिखा है कि 200 यूनिवर्सिटियां पार्टिसिपेट कर रही हैं, किसी सोर्स में लिखा है 207 यूनिवर्सिटियां। पेपर में नहीं पूछेगा। और लिख रहे हैं कितने स्पोर्ट्स पर्सन खेलने के लिए जा रहे हैं, कोई नहीं पूछेगा। पेपर में पूछेंगे कि कितनी गेम्स थी टोटल खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में, कितनी थी? 21 थी नहीं, अभी चल रही हैं 21 गेम्स। समझ गई बात को? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का कौन सा एडिशन था? कहां हो रहा है? कितनी सिटीज की? वाराणसी, नोएडा, गोरखपुर, लखनऊ। 4 होगी। कितने से कितने साल के? टोटल इवेंट्स। ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स क्यों शुरू की? क्या जरूरत पड़ी इनकी? अगर नहीं करते तब क्या होना था? ऐसे बताओ, सोच के। पढ़ाई छोड़ दो, अब सब कुछ ऐसे, प्रेशर नहीं लेना हर चीज, ऐसे ही नॉर्मली क्यों चलाई होगी। इससे पहले की न्यूज में क्या था? ओलंपिक्स, जितने पूरी कंट्रियों के टोटल मेडल होते थे ना, टोटल, और उनके सबसे कम होते थे सिल्वर, गोल्ड या ब्रॉन्ज, इंडिया के उतने टोटल होते थे। यानी हमारे ओलंपिक में 2, 4, 5, 10 से ज़्यादा मेडल नहीं आए। एशियन गेम्स में भी मेडल नहीं आते, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी मेडल नहीं आते। तो हमारी सरकार ने कहा कि 18 से 25 साल के लड़के लड़कियों को यूनिवर्सिटी में गेम्स के लिए प्रिपेयर करो, और जो दी बेस्ट निकल के आता है उनको फिर ओलंपिक और इसमें सब में भेजेंगे। यानी उनको प्रिपेयर करना है आने वाली गेम्स के लिए इंटरनेशनल लेवल पे। तभी क्या शुरू की गई? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। ठीक है, सारा पढ़ लिया, पता है नहीं शुरू क्यों की, तो फायदा नहीं है इस चीज़ का। ठीक है, ये हिमाचल वालों को ये भी जरूरी है कौन से मंत्री हैं और कौन सा इनका पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है। आगे ये भी लास्ट है। अभी ये जो पर्सन है मेसी, ये पहला पर्सन है जिसको वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड और वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड एक ही साल में मिला। पेपर का क्वेश्चन बनेगा पक्का। पहला पर्सन है मेसी जिसको स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर और वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड मिला।
क्या नाम है, अंडरलाइन कर लेना शीट पे। ये तेलंगाना का बुपल्ला परनीत है, वो ग्रैंड मास्टर बना। ग्रैंड मास्टर उसको कहते हैं जो छोटी उम्र का हो लेकिन चेस में काफी आगे निकल गया हो। तो कहां का रहने वाला है ये, उमर, ठीक है। अवार्ड्स वगैरह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी नहीं करनी है, जितना टिक के आराम से पढ़ोगे उतना अच्छा है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।